साथियों, आज हम जिस विषय पे बात करने जा रहे हैं वो विषय देश का सबसे संवेदनशील विषय है। आज के वक्त, आज के समय एक तरफ भारत में लोकसभा चुनाव की घोषणा कर दी गई है और दूसरी तरफ इसका पहला चरण जो है अभी शुरू हो रहा है। हम तमाम लोगों के सामने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती के उपलक्ष्य में इस देश के संविधान और इस देश के लोकतंत्र के सामने जो चुनौतियां हैं उसको समझना बहुत ज़रूरी है। हमारा वोट केवल पार्टी के लिए या व्यक्ति के लिए नहीं जाना चाहिए। इस देश के संविधान और लोकतंत्र की सुरक्षा के लिए हमारा वोट जाना चाहिए। क्यों जाना चाहिए, किस लिए जाना चाहिए, किस प्रकार जाना चाहिए, इस पर हम लोगों ने विचार करना बहुत ज़रूरी है। इस देश में दो प्रकार के लोग हैं। एक जो प्रस्तापित लोग हैं, जो इस देश की व्यवस्था में पकड़ रखे हैं, जिनके लिए इस देश का संविधान साधन है, उनके लिए ये संविधान साधन है, उनके लिए ये संविधान सीढ़ी है। वो संविधान का उपयोग करते हैं इसी व्यवस्था में अपनी पकड़ को मजबूत करने के लिए, अपने मन मुताबिक इस देश की सत्ता को चलाने के लिए संविधान का उपयोग कर रहे हैं। वो संविधान के मार्फत नहीं चल रहे हैं, संविधान का उपयोग कर रहे हैं। ये बात समझने की बात है। वो बात संविधान की करेंगे, लेकिन संविधान का उपयोग करके वो अपनी विचारधारा को इस देश में प्रस्तापित करने की बात कर रहे हैं, जो इस देश के लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। जो प्रस्तापित लोग हैं इस देश के लोकतंत्र को और इस देश के संविधान को, दोनों को चुनौती दे रहे हैं। और अब आप और हम, इस देश का ओबीसी, इस देश का मराठा, इस देश का मुस्लिम, क्रिश्चियन, आदिवासी, जो नीची जमात के लोग हैं, जो मजदूर वर्ग है, जो मेहनतकश वर्ग है, उनके लिए संविधान जो है ये साधन नहीं है, उनके लिए संविधान जीवन है। इस देश में भगवान गारंटी नहीं देता है आपके जीवन की, ना कोई धर्म आपके जीवन की गारंटी देता है। इस देश में आपके जीवन की, आपकी सुरक्षा की और आपके अधिकारों की गारंटी देने वाले ग्रंथ का नाम संविधान है। और ये जो लोकतंत्र है आपके अधिकारों का महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसके मार्फत आप अपने इस देश की सत्ता को परिवर्तन करने के लिए आप उसका उपयोग कर सकते हैं। इतनी बड़ी आपको उपलब्धि इस संविधान के मार्फत ही मिली है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि संविधान का उपयोग करने वाले लोग, उपभोग करने वाले लोग और संविधान के अंतर्गत, संविधान के सहारे इस देश में जीने वाले लोग, ये दोनों को आपको पहचानना पड़ेगा। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जो थ्योरी है, जो उनका तत्वज्ञान है, जो अम्बेडकरवाद है, फुले अम्बेडकरवाद है, उसको समझना बहुत जरूरी है। इसको समझे बगैर आप आज के समय अपनी समाज को, अपने अधिकारों को और इस व्यवस्था में अपने आप को जिंदा रखने के लिए आप सक्षम नहीं हो सकते। समझे बगैर, इस लड़ाई को समझे बगैर आप सक्षम नहीं हो सकते। भारत में संविधान लागू हुए, अगर आप 1950 से लेकर अभी तक का जो काल है, यानी 70 साल हो गया है। 70 साल में इस देश की 3 पीढ़ियां चली गई। हर व्यक्ति को, हर समूह को, हर समाज को, हर धर्म संप्रदाय के लोगों को बांध के रखने का काम संविधान ने किया है। मेरा ऐसा मानना है, अगर संविधान नहीं होता तो देश में क्या होता, देश होता क्या? जो लोग इस देश के संविधान को चुनौती दे रहे हैं, इस देश के लोकतंत्र को चुनौती दे रहे हैं, नारा लगा रहे हैं 400 पार, अब की बार 400 पार। ये 400 पार का आदर्श जो है वो जर्मनी से लिया गया है। ये 400 पार का आदर्श उन देशों से लिया गया है जहां पे अध्यक्षीय प्रणाली है, जहां पर संवैधानिक व्यवस्था को, अपने वास्तविक संवैधानिक, भारतीय लोकतांत्रिक संवैधानिक व्यवस्था को चैलेंज करने वाली जो विचारधारा है, उस विचारधारा के आदर्श को लेकर यह बात की जा रही है कि अब की बार 400 पार। साथियों,
एक तरफ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का, ईवीएम का जो सवाल है वो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। सुप्रीम कोर्ट इस पे बात नहीं कर पा रहा है। इलेक्शन कमिश्नर यहां के सत्ताधारियों के हाथ की कठपुतली है। जो मेन नोडल एजेंसी है इलेक्शन कमीशन, वो अभी पॉलिटिकली मोटिवेट होके है, उस पर पॉलिटिकल प्रेशर है, क्योंकि उसको नियुक्त करने वाली संस्था ये सरकार है और सरकार में बैठे हुए लोगों ने ही इलेक्शन कमिश्नर को नियुक्त किया है। एक परिस्थिति। दूसरी तरफ आपका वोट किसको जा रहा है ये आपको खुद को नहीं मालूम। आपके वोट की जानकारी को आपसे दूर रखा गया है। आप खुद नहीं जानते आपने किसी को वोट दिया है, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की बात करेंगे तो। और सब लोग उस पर बिलीव कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को बीच में सुप्रीम कोर्ट के पूरे वकीलों ने उसका एक डेमोन्स्ट्रेशन दिखाया। उसमें दिखाया कि आपका वोट कैसे ये लोग यूज करते हैं, हैक करते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की वीवीआईपी पैड जो है, उससे निकलने वाली जो चिट्ठी है उसको काउंट करना चाहिए, ऐसी मांग भी सुप्रीम कोर्ट के सामने लंबित है। उस सुप्रीम कोर्ट के सामने प्रस्तावना है। ऐसे दो बड़े समय जब इलेक्शन कमिश्नर ऐसे लोगों के हाथ में है जिनको देश का संविधान बदलने की मंशा रखते हैं, इच्छा रखते हैं, वो इस देश की संविधान को और इस देश के लोकतंत्र को चुनौती देने की बात करते हैं। और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट चुप है, खामोश है, इस पर अपनी प्रतिक्रिया दे नहीं पा रहा है। ये दो परिस्थितियों के बीच में लोकसभा का सबसे महत्वपूर्ण चुनाव होने जा रहा है देश में। सवाल यह है कि क्या आप अपने मत से इस देश के लोकतंत्र को बचा पाओगे? क्या आपको मालूम रहेगा आपका मत काउंट हो रहा है या नहीं हो रहा है? ऐसे समय हम मान सकते हैं, हमको समझ में आना चाहिए कि देश का संविधान और देश का लोकतंत्र दोनों खतरे में है। कुछ राजनीतिक पार्टियां इस पे बात भी कर रही है, लेकिन हमको क्या करना है आपको तय करना पड़ेगा। एक बड़ी चीज आपको तय करनी पड़ेगी इसमें, आपको क्या नहीं होना, क्यों नहीं होना, किस लिए नहीं होना और कौन नहीं होना। ये जब तक कि आप तय नहीं करोगे क्या होना है, ये दूसरा प्रश्न है आपके सामने। आपको डाइवर्ट किया जाएगा कि भाई आप ये चीजें करो, ये अपने लिए है, वैसा नहीं। आज ये तय करने का समय आ गया है कि हमको क्या नहीं होना। क्या नहीं होना, जो लोग संविधान और लोकतंत्र को चुनौती दे रहे हैं वो लोग चाहिए आपको, वो विचारधारा के लोग चाहिए जो भारत के इतिहास को ही अपने तरीके से मोल्ड करके रखना चाह रहे हैं पूरे देश के सामने। विशेष करके इस देश के इतिहास को बदलने का जो षड्यंत्र है वो बहुत तेजी से चालू है। खुल के बोला जा रहा है कि भैया ये देश फलाने लोगों का है, ये देश में सबसे पहले ये आए। इस टाइप की जो भाषा आपके सामने लाई जाती है, भगवानों को सामने रख के बात की जा रही है, धर्म को सामने रख के बात की जा रही है। आप ये भगवान और धर्म के चक्कर से दूर हो जाइए। भगवान और धर्म ने इस देश का संविधान नहीं बनाया है। इस देश का संविधान इस देश के वो लोगों ने बनाया है जिनको ऐसी कल्पना थी कि एक ऐसा देश रहे जहां पर शोषण न हो, जहां पर दमन न हो, जहां किसी पे अत्याचार ना हो, जहां किसी की निर्मम हत्या ना हो। एक ऐसा देश जहां पे सभी धर्म के लोग समभाव के साथ में रहे, वहां पे सभी धर्म के लोगों को, सभी संप्रदाय के लोगों को, सभी पदाधिकारियों को, सभी मजदूरों को एक जैसा अधिकार हो। यह व्यवस्था पूरे विश्व की सबसे महत्वपूर्ण व्यवस्था भारत में तय की गई है, जहां अलग अलग जाति, अलग अलग क्षेत्र, अलग अलग प्रदेश, अलग अलग भाषा के लोगों को एक सूत्र में बांधने की जो कैपेसिटी थी, जो ताकत है, वो संविधान में है। और अगर ये संविधान को बदलने की बात कर रहे हैं तो क्या होगा देश में, किस तरफ जाएगा? क्या कभी डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने ये सोचा होगा कि इस देश में अगर संविधान नहीं रहेगा तो क्या व्यवस्था की जाएगी, उसकी अल्टरनेट व्यवस्था की जाएगी? जो संविधान बदलने की बात कर रहे हैं उनसे पूछिए कि आप कौन सी व्यवस्था को लागू करना चाहते हैं इस देश में। यह संविधान तब बनाया है जब हजारों लाखों लोग
कुर्बान हुए हैं देश के लिए। हर जाति का, हर धर्म का आदमी इस देश के लिए कुर्बान हुआ है। और जो चुनौतियां अपने सामने आ रही है, यह बहुत महत्वपूर्ण चुनौती है। इसको इलेक्शन मत समझो, इसको सिलेक्शन समझो। यह चुनाव नहीं है, आपको आपकी इच्छा जाहिर करने का समय है अभी। इसके बाद कोई चुनाव होने वाला नहीं है। यह देश का चुनाव है। यह तय करता है कि संविधान में कौन सी चीज होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, देश में किसकी सत्ता होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, देश में कौन सी रणनीति रहनी चाहिए, कौन सी किस प्रकार की राजनीति होनी चाहिए, यह तय करने के पावर्स होते हैं लोकसभा को। यह उच्च सदन का चुनाव है मेरे भाइयों। जिस तरीके से प्रचार किया गया कि हम 400 सीटें पार कर लेंगे, ये एक लोगों में मनोवैज्ञानिक तरीके से लोगों को डिप्रेशन में डालने का एक तरीका इन्होंने ढूंढ के निकाला है कि भाई सबको बता दिया जाए कि बीजेपी 400 पार कर लेगी, यानी इस देश में दूसरा अपोजिशन नहीं रहेगा। हम बाबा साहब की जयंती पर बात कर रहे हैं, यह भूलना नहीं चाहिए आपने। अगर बाबा साहब नहीं होता, हमारे जीवन में क्या परिवर्तन होता है, इस पर सोचना चाहिए। यहां के ओबीसी ने सोचना चाहिए, यहां के दलितों ने सोचना चाहिए, आदिवासियों ने सोचना चाहिए, मुस्लिमों ने सोचना चाहिए, क्रिश्चियनों ने सोचना चाहिए, बौद्धों ने सोचना चाहिए, जैनों ने सोचना चाहिए, सिखों ने सोचना चाहिए। हमारे लिए यह बहुत महत्वपूर्ण समय है मेरे भाई। मैं बिरसा ब्रिगेड की तरफ से एक बात रखना चाहता हूं आपको, क्योंकि हमारी यह थ्योरी है, हमारा ऐसा मानना है कि आदिवासी देश के मूल मालिक है, और इस देश के ओबीसी, इस देश के दलित, इस देश के अल्पसंख्यक लोग, सभी धर्मों के अल्पसंख्यक लोग जो है, ये उसके वंशज है। मराठा उसके वंशज है। जो लोग इस देश में, जिन्होंने कभी कोई कुर्बानी ही नहीं दी इस देश की स्वतंत्रता के लिए, जब स्वतंत्रता की लड़ाई चल रही थी तब भी ये लोग इसके खिलाफ में थे। संविधान विरोधी लोगों ने ही संविधान पे अब कब्जा कर लिया है और उस संविधान को बदलने की बात कर रहे हैं। आपको पहचानना पड़ेगा कि संविधान विरोधी कौन है, कौन परिवर्तन की बात कर रहा है। कोई संविधान को बदलने की बात कर रहा है, इस देश के लोकतंत्र को बदलने की बात कर रहा है। इतनी बड़ी चुनौती, यह तो देश के खिलाफ की चुनौती है। यह बोल देना कि हम संविधान बदलना चाह रहे हैं, उसके लिए 400 सीटों की जरूरत है। क्या भारत का जनमानस पूरे संविधान को बदलने के पक्ष में है, या ये लोग तय कर रहे हैं कि भारत का संविधान बदलना चाहिए? एक मशीन के मार्फत, एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन के मार्फत इस देश के संविधान को और लोकतंत्र को चुनौती देने की तैयारी है। अपने सत्ता में अपनी पकड़ के मार्फत उसको अपने हाथ में रखकर ये लोग इस देश की संविधान और देश के लोकतंत्र और देश की धर्मनिरपेक्ष जनता को चुनौती दे रहे हैं। आपको नहीं, ये देश के संविधान को चुनौती है, ये देश के लोकतंत्र को चुनौती देने वाली ताकत है। उसको समझना, उसको पहचानना, और वो नहीं होना चाहिए, इसके लिए हम क्या कर सकते, इस तरफ आपकी सोचने की लाइन जाना चाहिए, ऐसा मुझे लग रहा है। खास करके आदिवासियों ने, क्योंकि आदिवासियों के तो अधिकारों को ही समाप्त कर दिया गया है। अब आदिवासियों को यूसीसी बताया जा रहा है। आदिवासियों को वन अधिकार बिल की बात उनके खिलाफ में खड़ी कर दी गई है। उनके 5वें 6वीं अनुसूची के अधिकारों को समाप्त कर दिया गया है। उनके ग्राम सभा के अधिकारों को खत्म कर दिया गया है। उनके स्वायत्तता के अधिकारों को खत्म कर दिया गया है। उनके जल जमीन जंगल के जो वास्तविक पारंपरिक प्राचीन अधिकार है उसको भी खत्म कर दिया गया है। आपके सामने चुनौती खड़ी हो गई है। आपके पारंपरिक रूढ़ी परंपरा के जो अधिकार है, आपके जो कल्चरल राइट्स जिसको बोलते हैं स्पेशल, वो भी खत्म कर दिया गया है, क्योंकि ये चाहते ही नहीं कि आदिवासियों के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अधिकार उनको प्राप्त हो। साथियों, इस देश में धर्म बड़ी चीज नहीं है, आदिवासियत बहुत बड़ी चीज है। और बाकी लोगों के लिए आदिवासियों का वंशज होना यह बहुत बड़ी चीज है। समय आ गया है। अगर आप चाहोगे तो देश का लोकतंत्र और संविधान बचेगा, आप नहीं चाहोगे तो नहीं बचेगा। आप सोचिए बाबा साहब को कितनी तकलीफ हुई होगी, यहां के महापुरुषों को, देश के लिए मरने वाले लोगों को कितनी तकलीफ हुई होगी।
इन लोगों ने इतनी बड़ी कुर्बानी दी है जिसका कोई मायना विश्व के किसी भी देश में इतनी बड़ी क्रांति नहीं हुई है व्यवस्था में जो भारतीय व्यवस्था में हुई है। हजारों लाखों की संख्या में लोग शहीद हुए। वर्ल्ड वॉर में नहीं हुए लोग इतने जितने भारत के स्वतंत्रता की लड़ाई में लोग शहीद हुए। जिन्होंने देश की स्वतंत्रता में जिनका सहभागी नहीं है वो अब देश की सत्ता को चला रहे हैं, वो देश के संविधान और लोकतंत्र को बदलने की बात कर रहे हैं। इसलिए लोकतंत्र खतरे में है क्योंकि इनकी सोच बुनियादी संविधानवादी नहीं है, लोकतंत्रवादी नहीं है, ये हुकुमशाही वाले लोग हैं, ये डिक्टेटरशिप चाहते हैं इस देश में। विपक्षी नहीं, कोई विपक्ष नहीं, कोई चर्चा नहीं, कोई बात नहीं। जितने भी 10 सालों में कानून पास हुए हैं वो संविधान को चुनौती देने वाले कानून हैं, वो इस देश की संवैधानिक व्यवस्था को चुनौती देने वाले कानून हैं। जो अवस्था सुप्रीम कोर्ट में चल रही है अभी, सुप्रीम कोर्ट के जो हाल है आपने देखा है। इलेक्टोरल बॉन्ड कितने दिनों के बाद आया, लोगों को मालूम नहीं इलेक्टोरल बॉन्ड का कितना बड़ा घोटाला है। छोटी छोटी चीजें ये इस देश में खुलेआम धर्म की बात कर देते तब राष्ट्रद्रोह नहीं है, लेकिन किसी ने अपने धर्म की बात कर दिया या किसी ने कुछ बात किया तो उसको राष्ट्रद्रोह की बात करते हैं। हम तो आदिवासी है, हमारा मानना है इस देश में भगवान पैदा नहीं हुआ था तब से आदिवासी रहता है। हम मालिक है इस देश के, इस देश के पारंपरिक जल जमीन जंगल के मालिक है, हम प्राचीन मालिक है। हमारी वास्तविक सामाजिक अधिकारों का हिस्सा इस देश के जल जमीन जंगल है और उसी को ध्वस्त करने की लाइन डाल रहे हैं। खुलेआम हसदेव में जंगल काटे जा रहे हैं, पूरा देश चुप है। गढ़चिरौली में खुलेआम माइनिंग चल रही है, पूरा देश चुप है। अभी नागपुर हाईकोर्ट में उसका चर्चा हुआ है कि विदाउट परमिशन के, पर्यावरण की परमिशन 10 सालों से ये लोग उसको उत्खनन कर रहे हैं, कोई कुछ नहीं बोल रहा है। ये गैर संवैधानिक नहीं है क्योंकि गरीब लोग हैं वहां पर, गरीब आदिवासी लोग हैं जिनका विश्वास लोकतंत्र पे है, जिनका विश्वास संविधान पर है, वही लोगों को संवैधानिक अधिकारों से वंचित करने का षड्यंत्र चल रहा है। आप तो इस देश के मालिक हो, आदिवासी तो इस देश का मालिक है, लेकिन उसका पूरा जीवन शरणार्थी जैसे, शरणार्थी जैसे उसका जीवन बना दिया है इन्होंने। ये 10 सालों में जो चेंज आया है पूरे आदिवासी क्षेत्रों में, पुलिस और लाइब्रेरी वाचनालय के बजाय इन्होंने सीआरपीएफ के कैंप लगा दिए, मिलिट्री कैंप लगाने की बात चल रही है। क्या चाहती है, इनकी मंशा क्या है? ये देश के अंदर ही गृह युद्ध की परिस्थितियां निर्माण कर रहे हैं। हम अपने देश में ही अपने देश के दुश्मन हमको बनाकर मारा जा रहा है। इस बात को थोड़ा समझा जाए। अभी तक के इतना बड़ा चुनाव हो रहा है, लोकतंत्र में ना राष्ट्रपति ने मणिपुर के बारे में कुछ बोली, वो आदिवासी है। प्रधानमंत्री ने लोकसभा में मणिपुर के बारे में कुछ नहीं बोला, आदिवासियों के बारे में कुछ नहीं बोला। खुलेआम नंगा घुमाया आदिवासियों को और उनको गोलियों से मारा गया। ये कोई मामूली घटना नहीं है, इसकी चर्चा पूरे विश्व में चल रही है। लेकिन जिस चर्चा को विश्व के लोग जिस पर बात कर रहे हैं, इस देश का प्रधानमंत्री और उस देश की सत्ताधारी वर्ग और पार्टी बात नहीं करना चाहती है। क्या हुआ है आदिवासियों के साथ में? आपके भाइयों को जिस तरीके से मारा जा रहा है, 6 महीने के बच्चों को गोली लगी, ऐसा सुनने में आया अभी हसदेव में। हम किसके पक्ष में हैं, कौन हमारे पक्ष में, ये सोचना बहुत जरूरी है। दलितों के साथ क्या हो रहा है? घोड़े पे बैठा तो उसको मार रहे हैं, दलित ने अगर कुछ बात किया तो मार रहे हैं। दूसरी तरफ ओबीसी अधिकतर वर्ग जो है किसान वर्ग से आता है, आत्महत्या कर रहा है। आपको मारा जा रहा है, आपको डायरेक्ट इनकाउंटर, उनका इनडायरेक्ट इनकाउंटर। मुस्लिम डर में जी रहा है, क्रिश्चियन डर में जी रहा है, जैन डर में है और बौद्धों में भी डर है, सिखों में भी डर है। ऐसी परिस्थितियों को हमारे सामने ये परिस्थितियां एक चुनौती है। एक देश चाहते हैं, हम देश को फिर से खड़ा करना चाहते हैं। 70 साल में कुछ नहीं हुआ है। 70 साल में सबसे बड़ी चीज एक थी कि देश एक जगह था। 70 सालों की सबसे बड़ी बुनियाद थी कि सबने इस देश को देश माना। 70 साल की उपलब्धि यह थी कि संविधान के मार्फत आज दबे कुचले समाज के लोग आके समाज का नेतृत्व कर रहे हैं। यहाँ की व्यवस्था में, प्रशासन में, शासन में, न्यायपालिका में नेतृत्व करने लायक हुए हैं। ये 70 साल का रिजल्ट है। अगर संविधान नहीं होता तो ये संभव होता क्या?
संविधान नहीं होता तो आप और हम इस माध्यम से बात कर पाते क्या, या हमको बात करने दिया जाता क्या? डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है कि लोकतंत्र खतरे में तब आता है जब उसके द्वारा किए गए कोई भी निर्णय और संवैधानिक प्रावधानों को कोर्टों में, न्यायपालिका में चुनौतियां दी जाती है। उसको खुलेआम चुनौती दिया जा रहा है। संविधान बदलने की बात करते हैं तो वो देश में देशद्रोह नहीं है। आप किसी चीज का विरोध करते हैं तो वो देशद्रोह, लेकिन ये संविधान, खुलेआम संविधान बदलने की बात कर रहे हैं, देश की व्यवस्था को बदलने की बात कर रहे हैं, अध्यक्षीय प्रणाली लाने की बात कर रहे हैं, तो देशद्रोह नहीं हुआ। अब आपके पास महात्मा फुले नहीं है, संभाजी महाराज नहीं है, बिरसा मुंडा नहीं है, टंटा भील नहीं है, राघोजी भांगरे नहीं है, बाबूराव शर्मा के नहीं है, तिलका मांझी नहीं है। आपके पास जितने महापुरुष थे जिन्होंने इस देश के लिए अपनी जान दी, रानी दुर्गावती नहीं है। ये जो व्यवस्था है, इस व्यवस्था के खिलाफ में आपको लड़ना ही पड़ेगा। आपको लड़े बिगर आप कुछ नहीं कर सकते। ना अवंतीबाई है, कौन है आपके पास? आज उस टाइप का आंदोलन मौजूद है क्या? पूरे भारत के आदिवासी क्षेत्रों को देखिए क्या हालत है। अब तो टारगेट कर दिया गया आदिवासी, उनकी जमीनें, आदिवासियों की जमीन, उनके अधिकार खतरे में है। हर जगह उत्खनन की बात कर रहे हैं। सबसे ज्यादा आदिवासी विस्थापित हुए। जो लोग आज बात कर रहे हैं देश में लोकतंत्र की और बड़ी बड़ी सत्ता की और बड़ी बड़ी कुर्बानियों की बात कर रहे हैं, इतनी कुर्बानी आदिवासियों से ज्यादा कुर्बानी किसी ने नहीं दिया। इस देश में जमीन की लड़ाई लड़ने वाला 70% लड़ने वाला वर्ग आदिवासी है, उसकी कोई चर्चा नहीं करता है। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने अपने जमीन के प्रस्तावना में, अपनी जमीन की लड़ाई में आदिवासी आंदोलन से प्रेरणा ली है। उन्होंने बोला कि यह आंदोलन ही देश का वास्तविक आंदोलन है। बिगर जमीन के देश हो सकता था क्या? तो जमीन किसकी है? जंगल किसके है? किसकी वजह से पर्यावरण बना हुआ इस देश का? कोई आबा बाबा ने लाके बनाया है क्या? कौन से धर्म के लोगों ने इस देश के पर्यावरण को बचाया है, जंगल को बचाया है, जिसके भरोसे लोग जिंदा है? ये गरीब लोगों को, जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि देश किस तरफ जा रहा है, हम कैसे खतरे में हैं। आप ये पार्टीबाजी के चक्कर में छोड़िए, पहले ये तय कीजिए कि किसकी विचारधारा संविधान के पक्ष में है, किसकी विचारधारा लोकतंत्र के पक्ष में है। ये दो चीजें जिंदा रहेंगी तो हम जिंदा रहेंगे। जिस दिन इस देश से दो चीजें खत्म हो जाएगी, ओबीसी का नामो निशान खत्म हो जाएगा, यहां के धार्मिक अल्पसंख्यकों का नामो निशान खत्म हो जाएगा, आदिवासी तो पूरी तरह खत्म हो जाएगा। क्योंकि ये चाहते हैं आदिवासियों को उनके अधिकार और इतिहास के साथ ही इस देश से खत्म कर दिया जाए। ये चुनौतियां आपको समझनी पड़ेगी साथियों। और डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की जयंती है। ये जयंती कोई मामूली जयंती नहीं है। इस इलेक्शन के बाद शायद हम जयंती मना पाए। इस इलेक्शन के बाद में हम बाबा साहब के द्वारा बनाए गए संविधान को देख पाएंगे या नहीं देख पाएंगे, यह तय करना है। बड़ा अलग विषय है अपने सामने। 14 तारीख को डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की जयंती है, 17 को रामनवमी है। इन दोनों पर्वों को किस तरीके से इस देश में देखा जा रहा है उसको समझने की दूर है। रामनवमी का उपयोग धर्म के नाम पे किया जाएगा, बाबा साहब का उपयोग कुछ और चीजों के लिए किया जाएगा। लेकिन सच्चाई यह है मेरे भाइयों, इस देश में राम का मंदिर भी बना तो संविधान की वजह से बना है, क्योंकि व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट ने दी है, उच्च न्यायालय ने दिया है, वो संविधान की वजह से दी गई है। संविधान नहीं होता तो भगवान राम का भी मंदिर नहीं बनता। संविधान नहीं होता तो आपको वोटों के अधिकार भी नहीं मिलते। संविधान नहीं होता तो आप नागरिकता नहीं मिलती आपको। संविधान नहीं होते तो आपके खुद के घर पर आपका अधिकार नहीं होता। संविधान नहीं होता तो आपका बच्चा पढ़ नहीं सकता था। संविधान नहीं होता तो आप पढ़ लिख के कहीं नौकरी करने लायक नहीं होते, आपके पेट में रोटी नहीं होती, कपड़े नहीं होते। संविधान का यह महत्व है, और वो किसी भी जाति का रहे, किसी भी धर्म का आदमी रहे,
संविधान सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है उसके जीवन का। इस देश में भगवान बड़ी चीज नहीं है हमारे लिए, संविधान बड़ी चीज है। उस संविधान को चुनौती दी जा रही है और वो खतरे में है। ये सच्चाई है, ये कोई जुमला नहीं है, ये सच्चाई है कि वो संविधान खतरे में है, वो लोकतंत्र खतरे में है, इस देश के दबे कुचले लोग खतरे में हैं, उनका जीवन खतरे में है। उनके लिए संविधान साधन है, हमारे लिए संविधान जीवन है। संविधान खत्म यानी हमारा जीवन खत्म। इस बात को समझना ही पड़ेगा, इसके बगैर आपके पास कोई पर्याय नहीं है। मैं आप लोगों से अपील करता हूं कि इस चुनाव को देखने का जो नजरिया है, ये लोकतंत्र का चुनाव नहीं है। इस देश में संविधान रहेगा या नहीं रहेगा ये चुनाव है, बस। कोई धर्म का, कोई जाति का चुनाव नहीं है। इस देश में लोकतंत्र रहेगा या नहीं रहेगा, इस देश में संविधान रहेगा या नहीं रहेगा, बस यही तय होना है। ये वो जाति का है, वो जाति का है, ये चिल्लर चीजें हैं। आपकी जाति ने नहीं बनाया है संविधान को। उसके पीछे की जो कुर्बानियां हैं, लोगों को जो तकलीफें झेलने पड़ी है, इतनी मेहनत के बाद में ये संविधान इस देश में आया है। हमको तो पानी पीने के राइट्स नहीं थे, पढ़ने के राइट्स नहीं थे, खुले तौर पे जीने के राइट्स नहीं थे। दलितों को इस तरीके की ट्रीटमेंट थी कि वो जानवरों से भी बदतर थे। आदिवासियों को क्रिमिनल ट्राइब बोलते थे, गुनहगार जमात। उनको मारने के बाद किसी पे केस नहीं लगती थी। ओबीसी को वही जो पहले से मनुस्मृति में दी गई व्यवस्था थी, उसी नजर से ओबीसी को देखा जाता है। ओबीसी तो अभी अभी संवैधानिक व्यवस्था में आया है, खुल के आया है। वो तो कृषि करने वाला था, वो खुल के आया, अब संवैधानिक व्यवस्था की बात कर रहा है, अपनी अलग जनगणना की बात कर रहा है। उसके सामने धर्म और जाति नहीं है, आज उसके भी सामने संवैधानिक अधिकार सबसे महत्वपूर्ण चीज है। यह संविधान है तो मुसलमान सुरक्षित है, यह संविधान है तो क्रिश्चियन, बौद्ध, जैन, सिख सब सुरक्षित है। यह संविधान नहीं रहेगा तो इस देश के बाकी हिस्से, साउथ के हिस्से कहां जाएंगे, नॉर्थ के हिस्से कहां जाएंगे, नॉर्थ ईस्ट के हिस्से कहां जाएंगे, देश टूट जाएगा। देश देश नहीं रहेगा, देश अनगिनत राज्यों में बढ़ जाएगा, अनगिनत संप्रदायों में बढ़ जाएगा। इतनी ताकत नहीं है। हमारे नागपुर के लोग इतनी बड़ी बात कर रहे हैं, आरएसएस के कैडर्स इतनी बड़ी बात कर रहे हैं कि देश में अब की बार 400 पार और संविधान बदलने की चर्चा कर रहे हैं। भैया, आरएसएस के हेडक्वार्टर के पास से मेयो हॉस्पिटल और मेडिकल हॉस्पिटल बहुत दूर नहीं है। आप वो व्यवस्था नहीं बदल सके, वहां के लोगों को सही नहीं करे, इतने बड़ी व्यवस्था को कैसे चला पाओगे आप? पूरा प्राइवेटाइजेशन कर दिए, पूरी मुट्ठी भर लोगों के हाथ में देश की पूरी व्यवस्था जारी है। आप लोग ऐसे समय जब आपके बच्चे का भविष्य खतरे में है, आपका अपना भविष्य खतरे में है, आने वाली पीढ़ी का भविष्य खतरे में है, आप वोट करने जा रहे हो। बहुत महत्वपूर्ण समय पे आप वोट करने जा रहे हो। आपको बाबा साहब को याद करना पड़ेगा, गांधी को, जो जो लोगों ने शहीद हुए उन सबको याद करना पड़ेगा। आपको फुले को याद करना पड़ेगा, संभाजी महाराज को याद करना पड़ेगा, बिरसा मुंडा को याद करना पड़ेगा, टंट्या भील को याद करना पड़ेगा, राघोजी भांगरे को याद करना पड़ेगा, बाबूराव शर्माके को याद करना पड़ेगा, अवंतीबाई को याद करना पड़ेगा। जितने महापुरुष हुए हैं, भगत सिंह को याद करना पड़ेगा। ये तमाम लोगों को याद करने के बाद आप वोट देने जाइए। उनकी कुर्बानियां किसके लिए थी, कौन सी व्यवस्था के लिए थी? और जो तुमको मांग रहे हैं, जो बात कर रहे हैं इस देश को बदलने की, उन्होंने कौन सी कुर्बानी दी? हम फंस गए हैं। आप किसी भी पार्टी में रहो, लेकिन आपने संविधान के पक्ष में सोचना चाहिए, आपने लोकतंत्र के पक्ष में सोचना चाहिए, आपने समाज के पक्ष में सोचना चाहिए, आपने अपनी आने वाली पीढ़ी के पक्ष में सोचना चाहिए। एक सामाजिक सही समता पर आधारित सामाजिक व्यवस्था के बारे में आपने सोचना चाहिए। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की ये जयंती आखिरी जयंती नहीं होनी चाहिए। हम बाबा साहब को याद इसलिए करते हैं क्योंकि इस देश में संविधान है। संविधान खत्म होने के कगार पे चले जाएगा तो अंबेडकरवाद खतरे में आ जाएगा। ये दोनों विचारधारा, फुले अंबेडकरवाद और ये विचारधारा को मानने वाले लोगों के सामने चुनौती है।
इस चुनौती को स्वीकार करते हुए हमको यह तय करना है कि हमको कौन सी चीज को बचाना है और उसको बचाने के लिए कौन सी चीज को सत्ता से दूर करना है, किनको सत्ता से दूर रखना है। यह महत्वपूर्ण हिस्सा है आज के दिन जब डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर की जयंती हम लोग मना रहे हैं। साथियों, बाबा साहब का जीवन हम सब लोगों के लिए आदर्श। जिस व्यक्ति के बच्चे मरने के बाद उसको 2 महीने बाद खबर मिलती थी, जिस व्यक्ति के परिवार ने और उन्होंने खुद ने इतना बड़ी कुर्बानी इस देश की व्यवस्था को निर्माण करने के लिए दिया, जो भी लोगों ने देश के लिए आंदोलन चलाए, उनके आंदोलन और इनका जो त्याग है, ये लोगों ने मिलकर इस संविधान को देश बनाया। संविधान के मार्फत संविधान ही देश को बनाया है, देश ने संविधान को नहीं बनाया है। याद रखो, संविधान ने ही वास्तविक देश बनाया। भारत को भारत बनाने का जो पूरा श्रेय है वो भारतीय संविधान को जाता है। विश्व में सबसे बड़ा संविधान है। सबसे ज्यादा धर्म के लोग हैं भारत में, सबसे ज्यादा अलग अलग संप्रदाय के लोग भारत में हैं, सबसे ज्यादा अलग अलग भाषा है बोलने वाले लोग भारत में हैं। उनको एक सूत्र में बांधने की ताकत भगवान में भी नहीं है, किसी धर्म में भी नहीं है, वो केवल और केवल संविधान में है। इसलिए संविधान बहुत महत्वपूर्ण चीज है हमारे लिए। यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये जो है ये पैरेलल कॉन्स्टिट्यूशन खड़ा करना चाहते हैं इसके आड़ में इस देश में। उसको बोलते हैं सोशल ऑर्डर, मनुस्मृति का सोशल ऑर्डर खड़ा करना चाहते हैं इस देश में। यानी संविधान के समांतर एक वैसी व्यवस्था जिसमें फिर से आपके पुराने दिन आ जाएंगे। उसी को अच्छे दिन बोल रहे हैं। इनको संवैधानिक दिवस को या संवैधानिक जीवन को अच्छे दिन नहीं मान रहे हैं, गैर संवैधानिक जीवन को अच्छे दिन के तौर पे देखने की कोशिश की जा रही है। महंगाई देखो, बेरोजगारी देखो, इस देश का जो ताना बाना है, आपस में मिलना, जो भाईचारा है, उसकी हालात देखो क्या है। साथियों, ये धर्म बना सकते हैं, देश नहीं बना सकते। राष्ट्रीयता का पाठ इनकी विचारधारा से नहीं पढ़ाया जा सकता। जहां पहले धर्म है बाद में राष्ट्र है, यहां बाबा साहब ने पहले राष्ट्र को माना, बाद में धर्म को माना। प्राथमिकता राष्ट्र को दी बाबा साहब ने। राष्ट्र बहुत बड़ी चीज है, देश बहुत बड़ी चीज है, इसलिए संविधान बड़ी चीज है, इसलिए लोकतंत्र बड़ी चीज है। इसको प्रायोरिटी दी गई है, इसको प्राथमिकता दी गई है। यहां धर्म प्राथमिकता है, भगवान प्राथमिकता है, संविधान प्राथमिकता नहीं है। हमारे लिए संविधान प्राथमिकता है। संविधान हमको अधिकार देता है चलने के, बैठने के, उठने के, पढ़ने के, बढ़ने के, लड़ने के भी। संविधान नहीं रहेगा, ये अधिकार आपके पास रहेंगे क्या? ये सोचिए। आप किसी भी वर्ग के हो, आप ब्राह्मण क्यों नहीं होते, आप सोचिए। एक ऐसी व्यवस्था जो इस देश के भाईचारे को बचा के रख सकती है, एक ऐसी व्यवस्था जो इस देश में समानता और मानवता को खड़े कर सकती है, एक ऐसी व्यवस्था जो सबको समान अधिकार दे सकती है, वो संविधान ही है। उसके अलावा कोई दूसरी चीज नहीं है। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की जयंती के निमित्त हम लोगों ने केवल भारतीय संविधान और लोकतंत्र को देखना चाहिए, क्योंकि बाबा साहब के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई कार्य है या महत्वपूर्ण हिस्सा है, उनके विचारों का भी महत्वपूर्ण हिस्सा इस देश का लोकतंत्र और इस देश की डेमोक्रेसी है, जिसको हम लोग संवैधानिक लोकतंत्र के रूप में मानते हैं। इस देश में लोकतंत्र है लेकिन संवैधानिक है। इट इज इंपॉर्टेंट। इट इज नॉट ओनली ए डेमोक्रेसी, इट्स द कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी। यू कैन कॉल इट एज कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी। इट इज नॉट ए सिंगल, यू कैन नॉट कॉल इट डेमोक्रेसी। ये डेमोक्रेसी को और कॉन्स्टिट्यूशन को दोनों को अलग करना चाहते पहले। ये चाल है, इस देश के संविधान को और लोकतंत्र को दोनों को अलग करने की कोशिश की जा रही है। ये भूल जाए, हम लोगों को ये याद रखना चाहिए कि इस देश में केवल लोकतंत्र और संविधान नहीं, संवैधानिक लोकतंत्र है। हमारे लिए लोकतंत्र का महत्व संविधान की वजह से है, लोकतंत्र की वजह से संविधान का महत्व नहीं है। संविधान की वजह से लोकतंत्र का महत्व है, क्योंकि संविधान आपको एक वोट देने के अधिकार देता है, संविधान आपको बोलने के अधिकार देता है, आपके मूलभूत अधिकार, आपके फंडामेंटल राइट्स, आपके आदिवासियों के विशेष अधिकार जो अनअमेंडेड है, उसको अमेंड भी नहीं कर सकते,
अब इन्होंने टारगेट किया 370 के बाद 371, 372 को टारगेट कर रहे हैं, यानी आपके 5वीं और 6वीं अनुसूची को भी खत्म। ओबीसी आरक्षण को टारगेट कर दिया गया है। ओबीसी की स्वतंत्र जनगणना नहीं करने दी जा रही है। दलितों में भी फैक्शन डाल दिया, ये हिंदू दलित है, ये बौद्ध दलित है, ये फलाना दलित है, वो दलित है। ये नहीं है, आप दलित हो, ये सबसे बड़ी चीज है। यूनिफिकेशन ऑफ सोसाइटी, समाज का एकीकरण, वही राष्ट्रीयकरण है। और ये लोग यूनिफॉर्म सिविल कोड या अलग अलग टाइप के सीए कानून लाकर या ऐसे छोटे मोटे कानून लाके संविधान को चुनौती दे रहे हैं। इस देश की संवैधानिक व्यवस्था को चुनौती खड़ी कर रहे हैं। इनके हाथ में सत्ता आई तो ये संविधान और लोकतंत्र को चुनौती देने की बात कर रहे हैं। और अभी तो उन्होंने डिक्लेयर कर दिया अब की बार 400 पार, सही में 400 पार हो जाए, उसके बाद की क्या व्यवस्था होगी मैं भी नहीं जानता, आप भी नहीं जानते, पूरे देश के लोग नहीं बता पा रहे, अच्छे से अच्छा बुद्धिजीवी नहीं बता पा रहा है। लोग कंफ्यूज है। अब लोगों को लग रहा है सुप्रीम कोर्ट से कुछ उम्मीद है कि इस व्यवस्था के बारे में कुछ बोले। लोगों को फील हो रहा है कि जनता कुछ तय कर लेगी। क्या हम बाबा साहब के द्वारा, हमारे महापुरुषों द्वारा जो शहीद हुए, उनकी कुर्बानी के बाद में इस देश की जो व्यवस्था है, स्वतंत्र व्यवस्था जिसको संवैधानिक लोकतंत्र बोलते हैं, वो व्यवस्था को कायम रख पाएंगे? क्या उनकी कुर्बानियों को हम सही दिशा में खड़ा कर पाएंगे? क्या उसको जिंदा रख पाएंगे? क्या संविधान खत्म हो जाएगा, लोकतंत्र खत्म हो जाएगा तो जितनी कुर्बानी गई है, जिन्होंने कुर्बानी दी गई है, उनके इतिहास को खत्म कर देंगे। यानी भारत को भारत के इतिहास के साथ खत्म करने का षड्यंत्र है ये। आपको समझना ही पड़ेगा। और खास करके आदिवासियों की जवाबदारी है, दलितों की जवाबदारी है, ओबीसी के लोगों की जवाबदारी है कि इस देश के संविधान को बचाए। क्योंकि जिनके पास पैसा है, जिनके पास पूंजी है, उनके लिए संविधान साधन है। हमारे तुम्हारे लोगों के लिए, एक कॉमन आदमी के लिए संविधान जीवन है भाई। आज के दिन हम लोग बैठे हैं इस बात को लेकर। मैं बिरसा ब्रिगेड की तरफ से तमाम लोगों को, तमाम जनता को, देश के तमाम भाइयों को, सभी धर्म संप्रदाय के भाइयों से विनती करता हूं कि आप संविधान और लोकतंत्र के पक्ष में सोचें, महत्वपूर्ण भूमिका में निभाए अपनी। ये पार्टीगिरी, चाटुगिरी से आप लोग बाहर आओ, समाज और देश को बचाने की कोशिश करो। और उस तरफ आप लोग देखो कि किन से खतरा है संविधान को, लोकतंत्र को किन से खतरा है, उस बारे में हम लोग सोचेंगे, ऐसी आशा करता हूं मैं। और तमाम लोगों को, देशवासियों को, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जो जयंती है, हम उसको जयंती नहीं मानते हैं। बिरसा ब्रिगेड डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती को जयंती नहीं मानता है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों को उसकी स्थापना दिवस के रूप में हम लोगों ने देखना चाहिए। उनके विचारों की स्थापना दिवस के रूप में हम लोगों ने देखना चाहिए। पूरे देश डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, महात्मा फुले, संभाजी महाराज, साहू महाराज, बिरसा मुंडा, इनकी सोच को मानने वाले लोगों की तरफ उम्मीद से देख रहा है। आपको ये सब चीज़ों से सबको समझाना पड़ेगा। तुकाराम महाराज का आंदोलन बताना पड़ेगा, संताजी महाराज का आंदोलन समझाना पड़ेगा। आपको बाकी सब महापुरुष और संतों का आंदोलन समझाने की जरूरत है। उनको याद करके इस देश को जिंदा रखने की बात करनी पड़ेगी। भाइयों, उस वक्त जब हमको स्वतंत्रता नहीं मिली थी, तब देश की राष्ट्रीयता, देश के अधिकार, देश का समाज और देश की जनता खतरे में थी, गुलाम थी। आज वैसी परिस्थितियां खड़ी है आपके सामने। आज अगर आपकी थोड़ी भी गलती हो गई तो देश फिर से उसी व्यवस्था पे चले जाएगा, उसी ओर चले जाएगा। ये कोई डराने, धमकाने, भगाने या इलेक्शन को देखकर बोलने वाली बात नहीं है। ये साफ सुथरी बात है आपके सामने, हमारे सामने, समाज के आम आदमी, गरीब आदमी के सामने। ऐसे कई लोग हैं जिनको भारत का संविधान नहीं मालूम, बेचारे वो भी समझते ही नहीं। सिर्फ उनको इतना मालूम है कि कोई चीज़ है, कानून है, जिसके भरोसे हमको जीना है। ऐसे भी लोग इस देश में हैं, खास करके आदिवासी क्षेत्रों में। उनको मत देने का भी ये नहीं है, वहाँ तो फोर्सेस मत करा देती है, यानी सेना के माध्यम से मत उनके डाले जाते हैं, उनको डराया जाता है, धमकाया जाता है। आपको मत भी, आपका वोट भी आप अपनी मर्जी से नहीं दे पाते हैं, ऐसी व्यवस्था भी है इस देश में। ऐसे समय आपको खुल के लोकतंत्र को बचाने के लिए, देश को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए सामने आना पड़ेगा। मेरे भाइयों, मैं बिरसा ब्रिगेड की तरफ से, तमाम सामाजिक संगठनों की तरफ से आप लोगों से अपील करता हूं कि इस बार आप सही निर्णय लेंगे।
और देश के संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए निर्णय लेंगे। मैं यही बात अपनी रखता हूँ। मेरी अपील करता हूँ आपको कि इसके पक्ष में सोचना है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको मैं हिंट देना चाहता हूँ, ये आपको एक संकेत देने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमको क्या करना है। जय बिरसा, जय आदिवासी, धन्यवाद।